नहीं, वो बुलडोजर भी तो कानून है। ये मणिपुर का विषय तो मान लो कि ये आज़ादी से पहले का विषय, सन 1947 से पहले का विषय है। वहाँ पे इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और इसका जल्दी खुलासा होगा। पूरी तरह से मोनू मानेसर का समर्थन करता हूं और मोनू मानेसर को यदि विवेक प्रेमी की जरूरत होगी तो विवेक प्रेमी अपने साथियों के साथ आर्थिक रूप से भी और हर तरह से, जिस तरह से मोनू मानेसर चाहेगा, विवेक प्रेमी हरियाणा में जाकर मोनू मानेसर की मदद करेगा। नमस्कार, मैं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया ऑफ ड्रीम्स। ये हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है बोल यूपी बोल। इसमें हम अलग अलग राजनीतिक पार्टी और संगठन के लोगों के इंटरव्यू करते हैं। इस सीरीज़ में आज हमारे साथ में शामली ज़िले से विवेक प्रेमी जी हैं। विवेक प्रेमी जी से कुछ खास बातचीत करेंगे मौजूदा हालात को लेकर और 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर। हाल फिलहाल में मणिपुर में हिंसा है, हरियाणा में भी हिंसा है। दोनों हिंसा अलग अलग हैं। हरियाणा में धार्मिक हिंसा और मणिपुर में एक रिजर्वेशन को लेकर दो संप्रदायों के बीच में हिंसा हो रही है, जिसमें मैतेई समाज के लोग कहते हैं कि हमें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले और कुकी समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मणिपुर में अभी तक 3 महीने बाद 5000 से ज़्यादा यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं। तो विवेक प्रेमी जी ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं। विवेक प्रेमी जी आपका नाम है तो भाईचारे की बात करते होंगे, ऐसा लोग भी समझते हैं। तो क्या कहेंगे, मणिपुर में भाईचारा कायम रखने के लिए भाजपा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो भाजपा को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, पहले धन्यवाद, आपने मेरे नाम को समझा। और कुछ लोग मुझे प्रेमी नहीं समझते, सिर्फ मेरे नाम से प्रेमी जानते हैं। और एक्चुअल में सिर्फ मैं नहीं, प्रत्येक हिंदू प्रेमी है। आप हमारे किसी भी अन्य क्षेत्र में जाएंगे, हमारे भंडारे में जाएंगे तो वहाँ पे कोई नहीं पूछता कि आप किस जाति से, किस धर्म से हैं। और जितने भी हमारे मंदिर हैं उनके बाहर सबके पास भंडारे चल रहे हैं, हमारी मंदिरों के द्वारा सेवा कार्य चल रहे। वहाँ पे प्रत्येक भंडारे में अन्न खाने वाला, सेवा प्राप्त करने वाला किसी व्यक्ति से हिंदू नहीं पूछता कि आप किस जाति, किस धर्म से हैं। तो इसलिए प्रत्येक हिंदू जो है भाईचारा कायम करने वाला है, प्रत्येक हिंदू जो है वो प्रेमी है। मणिपुर में ऐसी घटना क्यों? हाँ, मणिपुर की बात। मणिपुर क्या है? मणिपुर इसको मणिपुर के विषय को पूरी तरह समझना होगा। ये मणिपुर का विषय आज का विषय नहीं है। ये मणिपुर का विषय तो मान लो कि ये आज़ादी से पहले का विषय, सन 1947 से पहले का विषय है। वहाँ पे लगातार कम्युनिस्ट और हमारी जो ईसाई ताकतें हैं वे लगातार वहाँ पे मणिपुर को एक ऐसे मणिपुर को निर्माण करना चाहती है। वो मणिपुर जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को नहीं स्वीकार करता, वो मणिपुर जो हिंदू रीति रिवाज पूजा पद्धति को स्वीकार नहीं करता, एक ऐसे मणिपुर को निर्माण करना चाहते हैं। उसी के चलते वे विदेशी ताकतों के सहयोग से और विदेशी फंडिंग के आधार पर मणिपुर के अंदर अराजकता का माहौल लगातार बना कर रखे हुए हैं। और अब तो खैर वहाँ भाजपा की सरकार बनी है और काफ़ी कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने, सरकार को चुनौती देने के लिए उनके द्वारा घटनाएं की जा रही है। लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पे 3 दिन खुद कैंप करके आए और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अभी स्थिति आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों से स्थिति कंट्रोल में है, जब से माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पे कैंप करके आए हैं और स्थिति बदल रही है। लेकिन इस तरह से वहाँ पे महिलाओं का यौन शोषण होना और ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल विरोध करता हूँ और स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है और जो रही है वो आएगी। लेकिन ये विषय पूरा का पूरा कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए वहाँ पर अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। क्या मानते हैं कि मणिपुर में किसी अदर पार्टी का, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, उनका हाथ हो सकता है या नहीं? पूरी तरह से। और सिर्फ विपक्षी पार्टियों का नहीं, मैंने आपको बताया कि वे विदेशी ताकतें जो कैसे भारत का निर्माण करना चाहती है, वो भारत जो अपनी सभ्यता संस्कृति को रहा। और कहीं ना कहीं चाइना का होने सहयोग है। चाइना भी, क्योंकि मणिपुर बिल्कुल एक सीमा का राज्य है और चाइना के द्वारा उनको सहयोग किया जा रहा है। और आप देखते होंगे पहले भी कई बार भारतीय सेना का वहाँ की महिलाओं ने विरोध किया और अभी एक वीडियो भी महिलाओं को सामने आया। तो इस तरह की वीडियो आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप पास में जाएंगे तो आपको सामने मिलेगी। वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ कि हमारी सेना वहाँ पे किसी अपने ऑपरेशन के लिए किसी काम के लिए आई और वहाँ की महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर उनको रोका।
तो ये वहाँ पे घटनाएं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और इसका जल्दी खुलासा होगा। क्या मानते हैं कि हरियाणा में भी एक दंगा अभी देखने को मिल रहा है, बड़ी हिंसा के रूप में उभर कर आ रहा है? अभी आप बैठे थे तो मोबाइल में अपना ग्रुप चेक कर रहे थे, पता चल रहा था कि अमरोहा में भी एक घटना ऐसी हो रही है। हो सकता है कि वहाँ भी झगड़े की स्थिति बने। तो हरियाणा को किस तरह देखते हैं? वहाँ तो दो संप्रदायों के बीच में हो गया। देखिए, हरियाणा ही नहीं, ये तो पूरी दुनिया की स्थिति है। पाकिस्तान के अंदर आज हिंदू की स्थिति क्या है? सीमा हैदर भारत आई तो इसके विरोध में अपना विरोध प्रकट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू मंदिर के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया गया और वहाँ पे महिलाओं को बंधक बना लिया गया, पुरुषों को बंधक बना लिया गया और बहुत बड़े एक क्षेत्र में पूरे वहाँ की मुस्लिम ताकत के द्वारा हिंदू का उत्पीड़न किया गया, हिंदू की हत्या की गई। लगातार आज पाकिस्तान के अंदर स्थिति क्या है, कश्मीर की स्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। आज कैराना की वो तो माननीय योगी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आके और सुशासन का एक माहौल और गुंडे बदमाशों के अंदर एक डर का माहौल पैदा किया। लेकिन कैराना की स्थिति क्या थी? और खाली कैराना, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे ज़िले थे जिनके अंदर लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदू व्यापारियों की हत्या की जा रही थी। और मेरी माता जी भी कैराना से आती हैं, मैं कैराना का भांजा हूँ। तो मेरी माता जी मुझे बताती थी, जब मेरी माता जी की डोली वहाँ से आई थी तो कम से कम 50-60 ऐसे मेरे मामाओं के दोस्त और मेरे नाना के मित्र परिचित थे जिन्होंने अपने लाइसेंस के असले के हथियार लेके साथ साथ शामली तक छोड़ के आना पड़ा था, अपनी कैराना की सीमा पार करनी पड़ी थी। कैराना के अंदर वो भय का माहौल था। तो हरियाणा के अंदर भी वही करा। ये ताकतें, ये जिहादी मानसिकता लगातार, ये कोई घटना ही नहीं है, इसे घटना नहीं कह सकते, ये परीक्षण है। ये हिंदुओं की ताकतों को जानने के लिए एक परीक्षण है। वे लोग लगातार भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वहाँ के अन्य समुदाय को अपनी ताकत का परीक्षण कराते हैं और हरियाणा के अंदर भी उन्होंने हरियाणा की सरकार को अपनी ताकत का परीक्षण कराने का काम किया। तो मैं तो खट्टर जी को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो प्रयोग किया, इस प्रयोग के ऊपर सरकार भी एक प्रयोग करे और ये जिहादी मानसिकता पूरे भारत के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीयता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भविष्य के लिए साबित होगा। और मैं सभी हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ कि इस मानसिकता को समझें और स्वयं भी मजबूत बने। और हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं ये घटना हुई, इसमें अब सरकार को, अभी खट्टर जी का आज मैं सुबह कल से मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ उन्होंने शुरू किया, अभी मकान ढाने शुरू किए। तो वो जो उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों के अंदर, जिहादी लोगों के अंदर भय का माहौल जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो हरियाणा के अंदर बनना ज़रूरी है। जैसे आपने बात की मकान ढह देने की, एक बहुत बड़ा अभी नया ताज़ा राजनीति के अंदर, भारत देश की राजनीति के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीज़ देखने को मिली और नाम रहा बुलडोज़र। क्या बुलडोज़र ही न्याय दिलाएगा? कानून व्यवस्था न्याय नहीं दिलाएगी? नहीं, वो बुलडोज़र भी तो कानून है। आप बुलडोज़र के कानून के ऊपर बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर नूह में शांतिप्रिय तीर्थयात्री जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा बंदूकों से, राइफलों से गोली चलाई गई, उनकी हत्या की गई। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही, किस तरह से पकड़ के हमारी माताओं बहनों को खींचा जा रहा है। और तो और वहाँ पे एक जज जो दर्शन करने के लिए आई थी, उसके गाड़ी को आग लगा दी गई। उस महिला जज ने अपने बच्चों के और परिवार के संग भाग के वहाँ से अपनी जान बचाई। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उस बुलडोज़र जब चलता है तो तब आप न्याय की बात करते हैं। आज वे मुस्लिम आक्रांता जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, जो वहाँ के आम जनमानस के साथ कर रहे हैं, वहाँ के व्यापारियों के साथ कर रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं, वहाँ पर रहने वाला अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, वो क्या कानून है? और जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाए। हरियाणा में जो हुआ, हरियाणा में मोनू का नाम उभर कर आया और मोनू को इस दंगे का मुख्य आरोपी अभी फ़िलहाल में बताया जा रहा है। क्या समझते हैं कि मोनू का हाथ हो सकता है या नहीं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक हिंदू संगठन में भी प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं और बीजेपी में भी अभी ज़िले की कमान आप संभाले हुए हैं।
क्या कुछ कहेंगे मोनू के बारे में? देखिए, ये बयान विवेक प्रेमी का बयान है और एक हिंदूवादी व्यक्ति, और मैं पहले हिंदू संगठनों में काम कर चुका हूँ और आज भी मेरा विचार वही है, मेरे काम वही है, भले मैं राजनीति में हूँ। मैं पूरी तरह से मोनू मानेसर का समर्थन करता हूँ। मोनू मानेसर एक गोभक्त है और मैं प्रत्येक गोभक्त और प्रत्येक उस व्यक्ति के जो माताओं बहनों के सम्मान के लिए हिंदू की मान बिंदु को रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, मैं विवेक प्रेमी उसके साथ है और मैं पूरी तरह से मोनू मानेसर का समर्थन करता हूं। और मोनू मानेसर को यदि विवेक प्रेमी की ज़रूरत होगी तो विवेक प्रेमी अपने साथियों के साथ आर्थिक रूप से भी और हर तरह से, जिस तरह से मोनू मानेसर चाहेगा, विवेक प्रेमी हरियाणा में जाकर मोनू मानेसर की मदद करेगा। और ये अपनी फेलियरशिप को मोनू मानेसर के सिर पे मरने का काम कर रहे हैं। मोनू मानेसर तो उस दिन वहाँ मौजूद भी नहीं था। और चलो, मोनू मानेसर को घटना में अगर कहीं कोई उसके द्वारा किसी को भड़काने का काम करा भी गया तो मोनू मानेसर तो वहाँ था ही नहीं। और मोनू मानेसर ने भड़काया था तो उन माई के लाल में दम था तो मोनू मानेसर से बदला लेते। वे निहत्थे लोग जो अपने परिवार के साथ आए, अपनी माता और बहनों के साथ आए, उनके ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर पहाड़ के हमला करना, वो कहाँ की वीरता है? और मैं कहता हूँ ठीक है, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं राजनीति में हूँ, लेकिन आपने सवाल कर लिया तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे माई के लाल में इतना दम है तो बैठा शामली में करके दिखाओ। शामली के जिस मोहल्ले में, जिस मंदिर में कहते हो और जहाँ कहते हो वहाँ हम तीर्थ यात्रा करके दिखाएंगे। और जिस माई के लाल में दम होना, वे नूह के आतंकियों में कह देना चाहता हूँ कि आके एक बार यहाँ हाथ लगा के दिखाओ। विवेक प्रेमी जी भाजपा से हैं और भाजपा के जिला मंत्री हैं, तो 2024 का क्या रणनीति है? किस तरह से 24 को टारगेट करेंगे? क्या क्या एजेंडे होंगे? विकास का चहुमुखी विकास तो आपने गिना ही दिया, और प्रदेश में और देश में 9 साल की अपनी सरकार के जो लाभ थे, जो विकास था, 9 साल बेमिसाल के रूप में आपने लोगों को दिखाया भी। तो 24 में क्या देंगे? देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, अपनी कमान संभाल चुके हैं। और क्या है, चुनाव की चिंता तो उन लोगों को करनी है जो 5 साल तक गायब रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री तो हर दिन जनता के बीच रहते हैं, हर दिन वोट मांगते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो अंत्योदय के योजना के तहत आज जिस प्रकार से गरीबों को मकान देने का काम किया जा रहा है, आज जिस प्रकार से भारत के अंदर आप सड़कों की स्थिति देखिए, वो भारत और आप आसपास के क्षेत्र में चले जाओ कि समझ नहीं आता था सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क हैं। लेकिन आज सड़कों की स्थिति क्या है, आज रेलवे की स्थिति क्या है, आज देश के अंदर फ्री राशन मिल रहा है, आज देश के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत हमें फ्री कनेक्शन मिल रहे हैं, आज हमें फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है, आज किसान सम्मान निधि के नाम पे पैसा मिल रहा है, आज हमारे देश के अंदर वो कभी मेडिकल की पढ़ाई जो एक सपना होती थी, आज प्रधानमंत्री जी और योगी जी के आह्वान पर आज जिस प्रकार से एक संकल्प सरकार ने लिया है कि हम प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। और कभी एक वो दौर था जब गैस सिलेंडर के लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आज वो गैस सिलेंडर की लंबी लाइनें ख़त्म कर दी। आज सुशासन का माहौल है। कहीं प्रेमी जी ऐसा तो नहीं है कि सिलेंडर की लाइनें लगाने वाले लोग कम हो गए हों, सिलेंडर महंगा जो हो गया है, कहीं इसका तो इफेक्ट नहीं हो गया, लंबी कतारें हट गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सिलेंडर की महंगाई की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष का क्या रोल रहेगा 24 में? विपक्ष भी बड़ी तैयारी के साथ में मैदान में है, कई सारी पार्टियों का एक महागठबंधन बताया जा रहा हो गया है। और अब की बार जो आपके दलितों के नेता चंद्रशेखर उभर कर सामने आ रहे हैं, खतौली की सीट भाजपा से छीनी है उपचुनाव में, क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है चंद्रशेखर से? देखिए, ये गठबंधन तो पिछली बार भी था और वही चंद्रशेखर 2022 के चुनाव में भी था गठबंधन में। तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन जातिवादी लोगों को राष्ट्रवाद की चोट देके और वोट देने का काम करा भारतीय जनता पार्टी को। और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये विपक्ष कितने भी गठबंधन कर लो, इन सब लोगों को देश की जनता पहले भी देख चुकी है। इन लोगों का शासन देश की जनता देख चुकी है। देश के अंदर विकास के नाम पर
सुशासन के नाम पर, हमारे सैनिकों के सम्मान के नाम पर और पूरी दुनिया के अंदर भारतीय और भारतीयता के सम्मान के नाम पर ये देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और पुनः पूर्ण बहुमत से देश के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 24 में जीतने के बाद जनता को क्या नया मिलेगा। 24 में चुनाव जीतने के बाद जनता को क्या न्याय मिलने वाला है तो अभी हमारे पिटारे में है और ये घोषणाएं करने के लिए अभी मैं अधिकृत नहीं हूँ, वो भी पार्टी तय करेगी। लेकिन अपना विकास का एजेंडा, इस सुशासन का एजेंडा, देश के सम्मान का एजेंडा और भारत को विश्वगुरु बनाने, पुनः विश्वगुरु के सिंहासन पर स्थापित करने का ये एजेंडा, ये भारत का एजेंडा है और उसी क्रम में जो भी योजनाएं आएंगी वो आपको समय बता दी जाएंगी।